हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए चलते हैं, बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का सॉल्व आंसर विथ सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसमें हम लोग टॉप जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था 2022 में उसका 50 क्वेश्चन के बारे में आंसर विथ सॉल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा से पहले ये वीडियो इसलिए हमने बोल रहा क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा यदि आप 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। कुछ क्वेश्चन रहता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है पिछले साल से। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछा गया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। क्वेश्चंस बाय लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा इस प्रकार से। यानी एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो छवि हमेशा होती है वो आभासी, वो खड़ा यानी इरेक्ट जिसको बोलते हैं सीधा, वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी और उल्टा होगा, वास्तविक वो सीधा होगा। यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनेगा इस प्रकार से एक समतल दर्पण होता है और इसके सामने भी एक समतल दर्पण होगा और इसके बीच में यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और इसके बीच में यदि डिस्टेंस चाहे 1 मीटर हो या 5 मीटर हो तो उतना ही इमेज जो है समतल दर्पण पीछे की ओर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा जो है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट को टिक लगाएंगे, सही होगा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और धुरी से ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्पेकल मिरर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का कहना ही मतलब है प्रधान धुरी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और 2024 में अभी जिस प्रकार से एग्ज़ाम होगा पॉलिटेक्निक में तो उसमें भी आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अभी आपका लाइट से ही लगातार सवाल पूछा जा रहा है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डॉट 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 से होकर गुजरती है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कर्व कनकेव मिरर विल बी पासिंग थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर साफ क्लियर कहा गया है कि वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा है, अनंत पर रखा गया है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार कैसे होगा? ठीक है, क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं संस्कार पॉलिटेक्निक, तो वहाँ पर जो है हमने उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, इससे रिलेटेड वस्तु का आकार, वस्तु की स्थिति एवं उसकी जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारा चीज़ हम पढ़ा दिए हैं। तो आप जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटीज, जब इन्फिनिटी में हो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट साइज पर बनेगा, यानी बिंदु का आकार बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों को दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग की जाने वाली दर्पण का क्या नाम है? तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कनकेव। देखिए, कनकेव को इसी को बोलते हैं नोतेदार। याद रखिएगा, कनकेव मतलब होता है अवतल, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, और इसी का नाम है नोतेदार। ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टैंडर्ड हिंदी में वर्ड लिखा रहता है तो इसलिए इंग्लिश वाला जो है आप उसका देख लीजिएगा ट्रांसलेट कि वहाँ पर क्या है। इंग्लिश वाला सेम रहेंगे कनकेव।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में और सोलर भट्टी में बहुत सारा यूज होता है, जैसे हमने पढ़ा दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर। अगला जो है क्वेश्चन कि दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं कि म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई बाई साइन आर। ये फॉर्मूला जो है वो है स्नेल का नियम कहता है, स्नेल का सिद्धांत बोल सकते हैं या स्नेल का नियम कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये सवाल दो तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, एक तो स्नेल का नियम पूछ सकता है डायरेक्ट म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से जैसे कि डिफिनेशन में डायरेक्ट कि किसी माध्यम युग में अपवर्तन कोण के ज्या से अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं या इस नियम को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे स्नेल का नियम। या ऐसे भी पूछ सकता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर किस नियम पर आधारित है, तो स्नेल का नियम ना देते हुए वहाँ पर अपवर्तन का नियम भी दे सकता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, तो उसको भी आप मारिए क्योंकि उसी पर हम लोग पढ़े थे, दूसरे नियम पर आधारित ही है प्रकाश के अपवर्तन पर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? और हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये कितना होता है ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दे देते हैं 2.42 और 24.42, ठीक है, कमेंट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं एपर्चर बोलते हैं, उसको छिद्र कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की शक्ति का SI मात्रा है। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। तो सभी को मालूम है लेंस की शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। और डायोप्टर को कैपिटल D से सूचित करते हैं। और याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f होगा, यानी लेंस की क्षमता यदि बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगा? घटेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए कि आँख का जो अचेप्टिव है, नेत्र पटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? रेटिना ऑफ द आई इज ए। तो क्या हो जाएगा ये? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिसको बोलते हैं प्रकाश का संवेदन पटल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सुविधा कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आँख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है? तो इसका कारण क्या होता है? सिलिसियर मांसपेशियों द्वारा होता है, ठीक है। आँख में कभी कभी देखे होंगे आँख में कुछ कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है या किसी प्रकार का प्रकाश किरण जो है ज़्यादा पास होता है, तो वो जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो परितारिका उसको बंद कर देता है। लेकिन आँख में कभी चीज़ नहीं दिखाई देता है तो हम लोग आँख को इस प्रकार से बड़े करके देखते हैं, मतलब थोड़ा सा ये करके, तो वो जो है उसको सेंसरी जो मांसपेशी होता है, सेंसरी मांसपेशी होता है, उसी के कारण ही होता है। अगला देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है आँख की सुविधा की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि जब सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? एमंग द फॉलोइंग कलर्स व्हिच बेंड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन इज। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है डिस्पर्सन यानी प्रकीर्णन। तो जब प्रकीर्णन वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा?
जब प्रकीर्णन की वर्ड आएगा तो ये हो जाएगा नीला हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर बैगनी होना चाहिए, तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गलती दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। लाल रंग किस में होगा, यदि पूछता कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गुजरती है तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जा रहा है, या ऐसा सवाल पूछता है कि जब प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा हो या तरंगदैर्घ्य इफेक्ट पड़ रहा हो किसी भी प्रिज्म पर, तब जो है कौन सा रंग सबसे ज़्यादा होगा, तो इस कारण से रेड हो जाता। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछ दिया परिकीर्णन, परिकीर्णन पूछता या अपवर्तन पूछता तो सब आंसर हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना का कारण है, तो ये सवाल भी हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये होता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन मतलब होता है वायुमंडल अपवर्तन का कारण। ठीक है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये होता है। अगला सवाल देखिए, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन है, कोलाइड कणों द्वारा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडेड पार्टिकल्स इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना, ये भी सवाल हमने क्लास में स्टडी करवा दिया हूँ। तो इसका हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन के कारण ही ऐसा दिखाई आपको देगा आकाश में। अगला सवाल क्या है, एक एम्पियर विद्युत धारा, एक एम्पियर की विद्युत धारा क्या होता है, एक एम्पियर की विद्युत धारा जो होता है 1 कूलम बाय 1 सेकंड के बराबर होता है, 1 कूलम बाय 1 सेकंड के बराबर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का कारण है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू, दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर, वर्क डन बाय द चार्ज। चार्ज को कभी कभार आवेश की जगह पर क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में लिखा रहेगा प्रभार, तो ध्यान रखिएगा प्रभार भी लिया रहेगा, तो किया गया कार्य भाई प्रभार या आवेश लिखा रहेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। अब यहाँ पर लगातार जो है पोटेंशियल डिफरेंस से 2 सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल क्या है, एक क्वेश्चन तो दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, अब दूसरा पूछ दिया ऐसा यूनिट, तो देखिए विभवांतर का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, दी ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट, चाहे वो आप पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछे, विद्युत विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का आंसर हो जाएगा वोल्ट। अगला देखिए, 1 ओम के बराबर होता है, पहले आपको ओम का नियम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, V इक्वल टू IR, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो या फिर करंट हो या फिर वोल्टेज हो, किसी भी इक्विवेलेंट या किसी भी रिलेशंस भी आप लोग पूछ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस निकालने पूछ सकता है या करंट निकालने सकता है, तो करंट हो जाएगा वोल्ट बाय रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस वोल्ट बाय एम्पियर हो जाएगा, करंट हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 एम्पियर बराबर है 1 ओम बराबर है, तो 1 ओम जो बराबर होता है 1 वोल्ट बाय एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बाय एम्पियर के बराबर। यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, धातु के तार को लंबाई दोगुनी कहते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, ये आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता होगा दिक्कत होगा। रेजिस्टेंस जो होता है तार की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक रेजिस्टेंस ये कहता है, दूसरा रेजिस्टेंस कहता है कि एरिया पर यदि डिपेंड हो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस लंबाई और क्षेत्रफल के ये हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई बटा एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पर आपको गौर करना पड़ेगा कि वहाँ पर लंबाई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो यदि यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि धातु के तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तार का प्रतिरोध क्या होगा, फॉर्मूला है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो तार के प्रतिरोध की लंबाई भी बढ़ेगा, अब रेजिस्टेंस को घटा दीजिए, तार के जो प्रतिरोध की लंबाई जो है वो भी घटेगा।
क्योंकि डायरेक्टली और इन्वर्सली होता है तो इसका अपोजिट हो जाता है, किसी को एक बढ़ाते हैं किसी को घटा देते हैं, एक घटते जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली है, दोनों बढ़ेगा दोनों घटेगा, बढ़ेगा घटाएगा, इस प्रकार से होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका दुगुना ही होगा, ठीक है, डबल से होगा। अब यहाँ पर है प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं मारिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रतिरोधकता मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रा, तो ओम होता है। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, जब आप रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा। 4 ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना अच्छे से, उसके बाद क्या आ जाएगा कि करंट थ्रू द, है ना, करंट थ्रू हिच रेजिस्टेंस इज सेम द टोटल करंट इन द करंट, यानी प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम से जाता है। समांतर करने का मतलब होता है पैरेलल सीरीज में है या पैरेलल कम्युनिकेशन में। तो समांतर संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको सीरीज दोनों याद होना चाहिए, एक सीरीज पैरेलल, ये सीरीज कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरीज में क्या कहता है, ये कोई भी रेजिस्टेंस को एक ही लाइन पे जोड़ा जाता है, चाहे वो रेजिस्टेंस R1 हो, R2 हो, R3 हो, ठीक है। पैरेलल में क्या कहता है, रेजिस्टेंस को आप किसी भी एंगल में जोड़िएगा, लेकिन उसको आप पैरेलल सीरीज में करना पड़ेगा। तो पैरेलल सीरीज करने के लिए आपका जो होगा, जो रेजिस्टेंस और पैरेलल, वो R1 इस प्रकार से हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, R1 = तो इसको जब आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो R1 × R2 बटे R1 + R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कि जोल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा द्वारा होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है। हीट वाला चैप्टर तो जब हम पढ़ाए थे क्लास में, तो उसमें हम डायरेक्ट इसमें बताए थे। हीट में 2-3 फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी टेम्परेचर, फahrenheit हो, डिग्री हो, केल्विन में हो, रोमर में हो, उसको किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला जो पूछता है, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीटिंग जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल करंट इज गिवन बाय H = होता है I²RT। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसका यदि देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला इधर देखिएगा। 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होता है, 1 वाट विद्युत शक्ति पूछा गया है, बराबर होता है, एक होता है 1 वाट क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर के बराबर होता है। 1 वाट क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है और सवाल कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 60 वाट का विद्युत बल्ब है, ठीक है। चाहे वो पैरेलल में सीरीज में, दोनों में से एक क्वेश्चन उसमें ऐड करेगा, है ना, कम्बिनेशन या पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो बताइए कि 60 वाट या 100 वाट का सबसे ज़्यादा जलेगा। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक यूनिट है। इसके अलावा जूल, किलोवाट सेकेंड, किलोवाट सिर्फ नहीं लिखिएगा, किलोवाट सेकेंड, किलोवाट घंटा, इस प्रकार से दे दीजिएगा, तब एनर्जी में आ जाएगा कन्वर्ट। और इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऊर्जा होगा, कार्य होगा, ताप होगा, चाल होगा, समय होगा, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है, जिसको बोलते हैं अदिश राशि। अगला, तार का प्रतिरोधकता पूछ रहा है। तार का प्रतिरोधकता का सबसे पहले इसको पढ़िएगा टर्म कि कौन सा टर्म जो है तार के प्रतिरोध पर पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्पत्ति होते हैं। जैसे हमने बोला कि R डायरेक्टिविटी L/A होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्रेड रोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मियों के उपकरण के संवहन शुद्ध धातुओं के बीच
मिश्र धातु बनाए जाते हैं। ठीक है, द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड रोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन आर मेड बाय alloy rather than pure material because क्या हो जाएगा, ऑलवेज हैविंग द हाई रेजिस्टेंसिविटी है। तो ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु में प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होगा या अधिक होगा। अगला देखिए, एक क्षैतिज विद्युत शक्ति या शक्ति तार के मध्य से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगा वो भी क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला जो है, एन घुमाने वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के बीच जो है या कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो मैग्नेट से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ देता है एग्जाम में लाइट के बाद। ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कोर के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो है, परिक्नालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग कुंडली के अंदर रखी जाएगी चुंबकीय सामग्री जैसे नर्म लोहे की कुंडली को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनाता है उसे हम क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रतिचुंबक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए, नर्म लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है जो चुंबक बनाता है उसे हम प्रतिचुंबक कहते हैं, डाईमैग्नेट कहते हैं। चाहे डाईमैग्नेट हो, फेरोमैग्नेट हो, डाईमैग्नेट, पारामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, 3 प्रकार का मैग्नेट हमने क्लास में स्टडी करवा दिया हूँ। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस हमारे साथ जुड़े हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर वहाँ से किसी स्टूडेंट्स के पास नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो डाईमैग्नेट, पारामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, ये सवाल 3 सवाल जो है मैग्नेट का पूछेगा हर एक साल एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिक्नालिकों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ये क्या होगा, सभी बिंदु पर समान होगा। अगला देखिए, फ्लेमिंग से सवाल पूछा गया है। अगला जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के पूछा गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा निर्धारित करती है। तर्जनी की दिशा निर्धारित करती है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उस उपकरण जो किसी भी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को पता लगा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको जी कहते हैं। किसी भी सर्किट में यह लगा रहता है ताकि वो इंडिकेट करता है कि करंट इसमें पास कर रहा है या नहीं। अगला देखिए, विद्युत जनित्र के कार्य के तहत बुनियादी घटना क्या है। द बेसिक फिनोमेनन ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए। अगला, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तन होगा। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्स करंट चेंज वंस इन ईच। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाफ रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबक क्षेत्र द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सो क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत। विद्युत ले जाने वाले सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कैरिंग ए करंट इज स्मॉलर टू दैट ऑफ ए। तो इसका आंसर जो होगा चुंबकीय पट्टी हो जाएगा, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं। अगला है कि घरों में जो एसी होता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट जिसको बोलते हैं, कि आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति के तारों से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं विद्युतमय तार कहते हैं। बोल देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है वो होती है एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना दी इंडक्शन
the inducing electrical current in the coil due to the relevant motion between the magnetic and the coil। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, शॉर्ट सर्किट के समय, शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघु परिपथ, ठीक है, से समय परिपथ में बिजली या विद्युत क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज, तो इसका हो जाएगा अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी इंक्रीजिंग हाई लेवल हो जाता है, इसके कारण ये शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रभाव के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड एज, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर, इसको कहते हैं। अगला देखिए, विद्युत परिपथ या शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाले सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूज कहते हैं, ताकि जो है किसी भी कारण यदि हाई वोल्टेज आपके घरों में प्रवेश करे तो वहाँ पर जो आप फ्यूज का उपयोग कर रहे हैं ताकि वह शॉर्ट सर्किट बचा सके और करंट जो है डायरेक्ट आपके डिवाइस तक नहीं पहुँचे। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इज टेकन एज, ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किस प्रकार से होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगा। पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से वह बहती है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के विपरीत वह बहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स। अगला देखिए, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा का या समान, इस प्रकार से पूछा गया है, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों के बीच समांतर में जोड़ा जाता है। फिर यदि समायोजन के समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर बाय आर डैश का अनुपात क्या होगा, कितने भागों में काटा जा रहा है, 5 भागों में समांतर कट रहा है, फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, और समांतर क्रम क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पूरा जोड़ने के बाद तार का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अनुपात आर बाई आर डैश के अनुपात क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया 25। इसको निकाल लीजिएगा 5 भाग में, इसको मैं यही करके कट के उसको समांतर में जोड़िएगा, फिर रेजिस्टेंस आर को रखिएगा, फिर आर डैश R1 निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक या पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, which of the following is not an example of conventional energy source, तो इससे साफ यहाँ पर जाहिर है कि जो पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स है वो तो लकड़ी है ही है, लकड़ी तो होगा, साथ साथ गोबर गैस भी होगा, कोयला होगा, लेकिन यहाँ पर विद्युत या परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, which among the following is a non convection source of energy, तो ये क्या होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज जिसमें आप देख पा रहे हैं जीवाश्म ईंधन या जल विद्युत या संयंत्र या विद्युत वाइडिंग एनर्जी, ये सारा जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। अच्छा, गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स है पूछ रहा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा ही सिर्फ होगा गैर पारंपरिक, अदरवाइज गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स नहीं है, जैसे जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत संयंत्र और विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, सोलर एनर्जी। चलिए, थैंक यू।